इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए 47वां भाग लेकर आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो इस ऐप पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और टेस्ट भी दे सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको 4 विकल्प मिलेगा। ये भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि राज्यसभा आर्टिकल 249 में है और इसके बारे में बताया गया है कि यह मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो भी मंत्री लोग होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो विश्वास मत राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, यह लोकसभा में लाया जाता है। अब विश्वास मत मतलब कि सरकार की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उस समय की बात है। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो केवल उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, राष्ट्रपति को हटाना होगा, सीजीआई पर कार्रवाई करनी होगी, तब यहाँ पर पहले लाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार पे कोई कार्रवाई करनी है तो पहले आपको लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, यही बताया गया है आपको आर्टिकल 249 में। और जब एक ऑप्शन मिल गया तो यही उत्तर होगा इसका। अगला है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं, 552 कह सकते हैं, और राज्यसभा में केवल 250 सीटें हैं, लगभग 2 गुने से अधिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 40 सीटें हैं, तो आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये होती हैं यहाँ पे बिहार में 16। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 है और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है। ठीक है, अब चलिए बताइए तमिलनाडु में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, यह आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो कि कार्यों को देखते हैं, क्या चीज़ कैसे होना चाहिए ये सब बताते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जगह ये पूछा जा चुका है। गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में आप बस इतना जानिए कि 46-47 के समय और उसके बाद से 52-51 में ये लोकसभा के स्पीकर रहे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए जब संविधान बन रहा था तो जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि वित्त हो गया, पंचायत हो गया, विदेश हो गया, रक्षा हो गया, कृषि हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको बांटा गया। कहा गया कि रक्षा को केंद्र सरकार देखेगी, कृषि को राज्य सरकार देखेगी, विदेश को केंद्र सरकार देखेगी, पंचायत को राज्य सरकार देखेगी। तो इस तरह बांटा गया ताकि जो राज्य की सरकार है वो अपना काम करे, केंद्र की सरकार अपना काम करे। अब इसमें से कुछ चीज़ों को समवर्ती सूची में भी रखा गया। समवर्ती सूची कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर राज्य और केंद्र दोनों को अब पावर है कानून बनाने का। जो पहले कानून बना देगा उसको माना जाएगा, लेकिन अगर बाद में केंद्र की सरकार कानून बनाती है या फिर उससे संबंधित केंद्र का कोई कानून है तो केंद्र वाले को ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि वो शक्तियाँ जिसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है वो किसके पास होगा। मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उस समय पता नहीं था कि इस तरह के भी अपराध हो सकते हैं, तो इस तरह के लिए आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां बनाई गई हैं। और अवशिष्ट शक्तियों में आप देखेंगे कि ये केवल संघ को है, यानी कि संसद को। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भले ही एक पीएम होते हैं, बाकी सीएम होते हैं, सबको अपना अपना पावर है, लेकिन ज़्यादा पावर पीएम को मिला है, केंद्र को मिला है, और ये हमने लिया है कनाडा से। अगला है कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, जहाँ पर अब बात होगी कि इतना पैसा निकाल लेना है, वहाँ देना है, तो धन विधेयक को पहले आप पेश करेंगे केवल लोकसभा में। आप राज्यसभा में पेश करेंगे लेकिन केवल एक दिखावे के लिए, केवल
राज्यसभा उस पर कोई सुझाव दे सकती है, उस पर कोई चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सरकार में मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सरकार गिरेगी तो केवल प्रधानमंत्री के लिए ही गिरेगी, उसमें जो सभी मंत्री होते हैं और पूरी मंत्रिमंडल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही हैं, तो ये पूरा जो मंत्रिमंडल होगा ये लोकसभा में जवाबदेह होगा। अब आप देखेंगे कि कुछ सरकारों में ऐसा होता है कि जब पूछा जाएगा वित्त मंत्री से सवाल तो जवाब देंगे रक्षा मंत्री, जो कि उनका है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा। रक्षा वाले को अपना जवाब देना है, वित्त वाले को अपना जवाब देना है। तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। सीजीएल का ये क्वेश्चन है। भारतीय संसद के द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? जो भारतीय संसद थे यहाँ पे दल बदल विरोधी विधेयक कब लाया गया था, ये पूछा गया है। देखिए पहले होता क्या था, ये चीज़ हम कई बार आपको बता चुके हैं। पहले होता क्या था कि 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें, चाहे आप केंद्र में मान लीजिए चाहे राज्य में मान लीजिए, किसी राज्य में। अब होगा क्या कि यहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं और बाकी निर्विरोध लोग हैं, ठीक। निर्विरोध लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब होता क्या है कि इसमें से एक पार्टी ने 90 जीत लिया, दूसरी पार्टी ने 70 जीत लिया और तीसरी पार्टी ने, इसको थोड़ा कम करिए, 60 जीता और तीसरी पार्टी ने 50 जीता और जो निर्विरोध लोग हैं 20 सीटें हैं, ठीक है। हो गया, हमको लग रहा है कि 200। अब यहाँ पर 200 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 101। अब 101 किसी के पास नहीं है। अब इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा था, इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा था, इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा और इन्होंने इस तरह के सिंबल पे लड़ा। तो बहुमत किसी के पास नहीं है, लोग मिलना नहीं चाहते हैं, तो सरकार बनेगी नहीं। अब लोग क्या करते थे कि जो इसमें बड़ी पार्टी वाले हैं या फिर छोटी ही पार्टी वाले हैं, इसमें से 40 लोगों को 45 लोगों को खरीद लेते थे, ठीक। या फिर आप इसी में से, ये 70 वाले हैं तो इसी में से खरीद लिए। तो ये मनमानी चलता था, लोग आसानी से दल बदल कर लेते थे। लेकिन जब इसके लिए कानून बनाया गया लगभग 1985 में और 52वां संविधान संशोधन लाया गया, तो उसमें कहा गया, इसको तत्काल 1 मार्च 1985 से लागू कर दिया गया था। देखिए कहा गया कि इसमें से कम तिहाई लोग आने चाहिए। अगर किसी भी पार्टी से तिहाई से कम लोग आएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसको बुलाया गया था 1985 में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? जैसे जो विधायिका है, जहाँ पे विधायक लोग होते हैं, तो वहाँ पे विधायिका को आप देखेंगे तो ये राज्य सरकार पे है। और अगर केंद्र में इसी को क्या कहेंगे तो इसको संसदीय सरकार कहेंगे। तो संसदीय सरकार हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप देखेंगे राज्य में तो मुख्यमंत्री ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि इनसे बड़े हैं गवर्नर, लेकिन उनको उतना पावर नहीं है। केंद्र में देखेंगे तो पीएम ज़्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट को उतना पावर नहीं है। इंडिया में लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? पूछा गया है कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसमें विधायिका लोकमत को प्रभावित कर रही है, तो किस तरह से प्रभावित कर रही है? तो जैसे कि कोई एक सरकार है, काम कर रही है, ठीक। अब एक बार ये सरकार रही, अगली बार हट गई, दूसरी सरकार आ गई, तीसरी बार दूसरी आ गई। लेकिन अगर एक सरकार 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसके काम से खुश हैं, यानी कि ये लोग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की बात की गई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 मार्च 2010 को एक विधेयक लाया गया और वहाँ पे कहा गया कि इनकी संख्याएं होंगी 33%। कब लाया गया ये आप जान लीजिए, 2010 में 9 मार्च यूपीए की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा तो पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण बिल लाया गया था 1986 में और इसमें क्या कहा गया कि पर्यावरण को संरक्षण करने का काम होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। साधारण विधि का मतलब क्या है? जब हम साधारण विधि कहते हैं, जैसे कि एक होता है कि एक बहुमत से, एक होता है साधारण विधि से। तो साधारण विधि कहने का ये मतलब है कि सरकार के द्वारा कोई लागू करा दिया गया वाला कानून हो तो इसको कहेंगे साधारण विधि। और एक होता है जिसमें राष्ट्रपति एक साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है, तो उसको हम साधारण विधि नहीं कहते हैं।
अगला है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जो संसद है उसमें 2 सेशन होते हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। लोकसभा में 550 लोग हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 लोग। लोकसभा में डायरेक्टली लोग चुन करके जाते हैं, राज्यसभा में डायरेक्टली चुन करके नहीं जाते हैं। ये लोग 6 साल के लिए होते हैं, ये लोग 5 साल के लिए। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये हर 2 साल में 1/3 लोग यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अपर हाउस और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोकसभा लोअर हाउस। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर हटाना हो तो ये कैसे शुरू किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 में बताई गई है और आर्टिकल 61 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाया नहीं जाएगा। उनको हटाने का केवल एक ही कारण होगा, संविधान का अतिक्रमण। मतलब अगर संविधान के थ्रू राष्ट्रपति नहीं चलते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका उसमें हटाने का नहीं बताया गया है। हटाने के लिए संसद के 2 सदन होते हैं, उसमें से किसी भी सदन में कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें क्या है कि जब कार्रवाई करनी होगी तो 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी होगी। लिखित सूचना देने से वो अपना बचाव कर सकते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में आकर के। जो भी लोग उपस्थित होंगे उनके 2/3 मेजॉरिटी से इनको अब बिल पास कराना पड़ेगा हटाने का। अगर पहले लोकसभा में कराया गया तो बाद में राज्यसभा में कराना पड़ेगा, पहले राज्यसभा में कराया गया तो पहले लोकसभा में बाद में कराना पड़ेगा। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, कब लाया गया। अब 2005 तो आप जानते ही होंगे, लेकिन 2005 का डेट पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप डेट की बात करें तो ये लिया गया था जून के महीने में, और अगर जून का महीना देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है 15 जून 2005, और 22 जून को राष्ट्रपति इस पर साइन किए थे। उसके बाद से इसे पावर में आ गया। अगला है कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, बताइए। ये पारित किया जाएगा आपके राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि ये राज्य सूची की बात हो रही है। राज्य सूची के बारे में राज्यसभा को भी अच्छी खासी पावर है। अगला है, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और इसके आगे और पीछे के सारे वीडियो देखने के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, वीडियो, PDF, टेस्ट सब मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है, और आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब राष्ट्रपति जब किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर हो, वो किसी का भी मेंबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसमें से वो किसी का भी मेंबर ना हो, लेकिन लोकसभा का मेंबर चुने जाने योग्य हो। चुने जाने योग्य कहने का क्या मतलब है, 25 साल उम्र हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का रहने वाला हो, इस तरह अगर ये सारी कंडीशन है तो एक आम व्यक्ति को भी उठा करके प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। कई जगह आप देखते हैं जहाँ पे केवल विधानसभा है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं वो लोग खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, कहते हैं कि हम सबके लिए वोट मांगेंगे। और जब उनकी सरकार, जैसे कि 300 सीटों में से 160 सीटें जीत करके उनकी सरकार बन गई, तो अब वो खुद CM बन जाते हैं। खुद विधायक नहीं है लेकिन CM बन गए। अब अपनी किसी सेफ सीट को, जो कि उनका विधायक होगा, उससे इस्तीफा दिलवाएंगे और उस सीट पे खुद लड़ जाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर बन जाएंगे विधायक। तो ये होता है राज्य में। केंद्र में भी सेम इसी तरह की प्रक्रिया होती है। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा करिए, बहुत लोग इतना पढ़ के चले जाते हैं कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने से भी कई सारी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, धन विधेयक के बारे में ये कहा गया है कि धन विधेयक को, ठीक है, 110 आर्टिकल में बताया गया है और कहा गया है कि इसको केवल और केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, केवल आप लोकसभा में करेंगे।
और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सही नहीं है उसी को आप बताइए। तो ये सही नहीं है और यही इस क्वेश्चन के लिए उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही बताना था। अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? कौन सा है इनमें से? देखिए यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, तो अगर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे प्रधानमंत्री तो कई लोग हैं, ठीक है, मोदी जी भी हैं, चरण सिंह भी हैं, तो इस तरह कई लोग हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि पहले, तो ये है चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में प्रधानमंत्री बने, और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। अगला है कि निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में इंदिरा गांधी ने। अगला है कि संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो ये आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है, और 368 में क्लियर कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या फिर राज्यसभा से आप इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगला है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रश्नकाल के बाद, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद नहीं, प्रश्नकाल में नहीं, प्रश्नकाल के बाद, तो इसको हम कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन इसका मतलब कि नहीं है, तो ये है राष्ट्रपति, क्योंकि ये तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे और ये लोग उसके सदस्य हो जाएंगे। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये से कम कर दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? जब मांग की राशि में 100 रुपये से कम की कमी होती है तो इसको हम कहते हैं टोकन कट, ठीक है, और टोकन कट को आप कह सकते हैं सांकेतिक कटौती। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो ये है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, इसको हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपसे ये पूछा जा चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन किया। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाइए, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।